हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। अब हम आईपीसी की लेक्चर सीरीज जो है कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर से, जो कि है इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू द क्रिमिनल लॉ। राइट, उससे पहले आप सबको मैं एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये है आपका क्रिमिनल मैन्युअल, ध्यान से देखो। ठीक है, ये जो क्या होता है, ये क्यों मैं दिखा रही हूँ, जब आप लॉ स्कूल्स में जाओगे तब आप इसको बाय करोगे। इसमें आपके जो क्रिमिनल लॉज हैं वो दिए हुए हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये है आपका, ध्यान से देख लो, क्रिमिनल मैन्युअल। आज हम इस क्रिमिनल मैन्युअल से एक हमने लॉ उठाया है, वो है आईपीसी। तो आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले आईपीसी के बारे में अगर हम बताएं तो ये कौन लेके आया, आईपीसी जो लॉ है वो फर्स्ट लॉ कमीशन लेके आई थी, जिसको चेयरमैन या चेयर्ड करा था लॉर्ड मैकॉले ने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हु इज द फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन का क्वेश्चन आ जाता है, तो वो है लॉर्ड मैकॉले। और इनके साथ तीन और बंदों ने असिस्ट करा था, दैट वाज लॉर्ड मिलेट, एडरसन एंड मैकलॉड। तो ये तीन बंदों ने साथ में जो है इनके असिस्ट करा था, एंडरसन। और से हम क्या पढ़ेंगे, द ड्राफ्ट बिकेम लॉ इन 1860। 1860 में बेसिकली ये कंप्लीट कर दिया गया था और 1862 में ये इनेक्ट हो गया था। ऑन 6 अक्टूबर ये इनेक्ट हो गया था। ठीक है, बहुत सारी कहते हैं अमेंडमेंट्स करी थी बार्न्स पीकॉक एंड ने, एंड इट केम इनटू ऑपरेशन 1862। अब देखो इसके कितने सेक्शंस हैं, आईपीसी के 511 सेक्शंस हैं। उसके बाद जो ये कैसे डिवाइड हुए हैं इन 23 चैप्टर्स, ये बात आपको याद रखनी है, सिंपल। और आपका एविडेंस जो था, चलो आपको एक बोनस क्वेश्चन बता देती हूँ, वो करा था सेंट जेम्स स्टीफन ने। तो ये है आपकी बेसिक है, हिस्ट्री है कि कब आया था, कौन लेके आया था, किसने असिस्ट करा था। ठीक है, किन्होंने और अमेंडमेंट्स डाली थी, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। राइट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस नाउ बिटवीन सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ। देखो, जो हमारा लॉ है वो दो तरीके का है। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ हम उसे कहते हैं जिसमें सब्सटेंस होता है। ठीक है, सब्सटेंस यानी कि जिसमें ऑफेंस भी दिया होता है और उसके साथ उसकी पनिशमेंट भी बताई गई होती है, सर्टेन प्रिंसिपल्स होते हैं उसके, उस तरीके के लॉ को हम सब्सटेंटिव लॉ कह देते हैं। और जिसमें प्रोसीजर बताया जाता है उसको हम प्रोसीजरल लॉ कह देते हैं, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, इनको हम जो है प्रोसीजरल लॉ कह देते हैं। तो ये रहा फिर से आपका क्रिमिनल मैन्युअल। इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर है आपका वो प्रोसीजरल लॉ है, और जो आईपीसी है वो आपका सब्सटेंटिव लॉ है। इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, ये आपका लॉ है, ये आपका सब्सटेंटिव हो गया, ये आपका प्रोसीजरल हो गया। इसमें क्या आ गया, आईपीसी आ गया, इसमें क्या आ गया आपका एग्जाम्पल, सीआरपीसी आ गया, सीपीसी आ गया, ऐसे आ गए। क्योंकि आईपीसी क्या डिस्कस करता है कि कौन सा ऑफेंस है, उसकी कितनी पनिशमेंट है, ये सब जो है आईपीसी डिस्कस करता है, जिस करके हम उसको सब्सटेंस का नाम दे देते हैं। राइट, अब हम करते हैं कुछ इसके डिफरेंसेस टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ठीक है, अगेन वो कह रहा है डील्स विद द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, एंड इट रेफर्स टू लॉ which provides the procedure by which the rights and liabilities will be enforced in the court of law। ठीक है, प्रोसीजर का काम क्या है
कि जब वो आपके पास पनिशमेंट, सारी ऑफेंसेस पनिशमेंट्स आ गए एक लॉ में, अब वो कोई करता है, कमिट करता है, तो उसका प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है कोर्ट में, वो प्रोसीजरल लॉ बताता है कि कैसे इसको इन्फोर्स कराना है in the court of law. The main subject matter of substantive is the rights and liabilities of the individuals. The substantive law provides for the crime and punishment. इसका क्या subject matter है, क्या mechanism होना चाहिए for the enforcement of law, and it deals with initiation and proceedings of civil and criminal proceedings. अब आपको समझ लग गया इनका क्या है, वो बेसिकली मैकेनिज्म को डील करता है, वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डील करता है, ये एक बात करता है क्राइम एंड पनिशमेंट की, और ये बात करता है कैसे इनिशिएशन करेंगे हम प्रोसीडिंग्स की, ठीक है, जब वो क्राइम जो है कमिट हो जाता है। राइट, अब आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से समझ लग गया है। अब मैं अगेन आपको एक बोनस पॉइंट बताती हूँ। ये स्टार्ट करने से पहले जो आईपीसी था आपका, पहले होल ऑफ इंडिया को लगता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे पहले रणबीर पीनल कोड लगता था, बट अब आफ्टर दिस दैट सेक्शन की एबॉलिशन, तो उसके बाद जो है अब वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत शेड्यूल कौन सा था, 48th शेड्यूल क्लॉज 5 के अंडर अब जो है उन्होंने वो कह दिया है कि जो आईपीसी है इट विल बी नाउ इन होल ऑफ इंडिया। सो दिस इज योर बोनस क्वेश्चन, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज क्राइम। पहले क्राइम जानने से पहले एक बात और जान लेते हैं, आईपीसी जो है आपका इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल दोनों तरह से लगता है, ये आपके सेक्शन 3-4 में बताया गया है। इसका मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब कि वो लोगों पे लगेगा जो इंडिया में रह रहे हैं उन सब पे, और एक्स्ट्रा का मतलब वो होता है जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, इंडियंस हैं वो, या फिर जो कोई आपकी एयरक्राफ्ट शिपक्राफ्ट उन पे भी ये लॉ जो है लगता है, राइट। ये तो मैं जस्ट आपको एक क्रक्स इजी बेसिक्स बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें अब अपना जो है वो सारा बैकग्राउंड सेट करना है कि क्राइम एग्जैक्ट क्या है, क्या क्या बातें हमें लीगली सोचनी है, ठीक है। आओ चलिए क्या कह रहा है, इट इज रॉन्ग कमिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। स्टीफन ने कहा क्राइम एज एन एक्ट forbidden by law which is at the same time revolting to the moral sentiments of the society। अब देखो सोसाइटी बार बार आ रहा है, तो इनका मेन फोकस यही है कि हम उसको क्राइम मानते हैं, उस एक्ट को क्राइम मानते हैं जो कि सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। ब्लैक स्टोन की क्या डेफिनेशन है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड। देखो कमिट कर दिया एक्ट, जो मना करा हुआ है एक्ट, अगर आप कर देते हो तो उसको कमीशन कहते हैं। अगर जो आपको बात मना करी हो, जैसे आपको मना करा है रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी, आप उसको क्रॉस कर देते हो तो वो ओमिशन हो जाती है। तो ऐसे कमिट और ओमिट ये वर्ड्स आते हैं, इनको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कमिट का मतलब वो होगा आपको पता है कि हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपने अगर वो कर दिया तो कमिट हो गया। अगर आपने जैसे कोई बात को मना करा हुआ है, जैसे रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो वो आपने ओमिशन कर दी, तो ओमिट बोलते हैं। इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ आइदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट, ठीक है। तो इन्होंने क्राइम को ऐसे डिफाइन करा है। अब आपको तो पता ही है क्राइम क्या होता है, जब कोई ऐसा एक्ट हो जाए जो कि हमारे पब्लिक एट लार्ज के लिए डेंजरस हो, गलत हो, तो उसको हम ऑफेंस या क्राइम का नाम दे देते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट, now essential elements of crime, this is very important because इस बेसिस पे ही आप अपनी जो propositions है वो समझोगे, उसको पता लगाओगे कि क्या रियली में ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ। तो आज ये ध्यान से समझ लो, क्योंकि जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम ऑफेंसेस डिस्कस करेंगे, तब आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं क्लियर होने चाहिए। देखो द मेन एलिमेंट्स आर ह्यूमन बीइंग। देखो ह्यूमन बीइंग वैसे ऐसे सेक्शन 11 में पर्सन डिफाइन करा हुआ है, उसके अंडर जो है ह्यूमन बीइंग आ जाता है। इसमें जो सेक्शन 11 का पर्सन कह रहा है वो लीगल, नॉन लीगल, लीगल एंटिटी या फिर कोई प्रॉपर्टी या कॉर्पोरेशन, ह्यूमन बीइंग उस सबको कवर करता है, राइट। वो क्या सेकंड एलिमेंट क्या है, इवल अटेंट और गिल्टी माइंड। जब इवल अटेंट और गिल्टी माइंड आ जाता है तो उसको हम मेंस रिया कहते हैं अपने क्रिमिनल लॉ में,
जब कोई ऐसा एक्ट आ जाता है, देखो उसको हम एक्टस रियस कहते हैं। इविल अटेंट वर्ड आपने याद रखना है, बिकॉज इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव द ऑफेंस। और फोर्थ एलिमेंट क्या कह रहे हैं, इंजरी कहते होनी चाहिए। इंजरी देखो, आप क्लिनिकल वे में मत सोचना, लीगल लॉ में इंजरी आपको पता है क्या होती है। जब कुछ लीगल राइट वायलेट हो जाता है या लीगल राइट की वायलेशन को हम इंजरी कह देते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन जो है वो आपके सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में दी गई है। राइट, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिमम की, जो कि एक्टस है, क्या एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंसिट रिया। तो ये मैक्सिमम क्या कहता है, द एक्ट डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, इट मस्ट बी accompanied बाय द गिल्टी माइंड। सो कह रहा है कि गिल्टी माइंड का होना बहुत जरूरी है। एक्टस नॉन फेसिट रियम नीसी मेंस सिट रिया। जब भी आपको कभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक्टस रिया मेंस रिया का, ये प्रोपोजिशन आपने हमेशा उस आंसर में डालनी है, लिखनी है। ठीक है, सब्जेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ आंसर की। और जो अगर ये प्रोपोजिशन आपके एमसीक्यूज में आ जाती है तो इसका ये मतलब है, द एक्ट डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, इट मस्ट बी accompanied बाय गिल्टी माइंड। It is considered as a basic condition to charge someone against a penal liability, that is mere guilty act and mere guilty mind are independently not sufficient. There has to be nexus between the two. तो ये कह रहा है, फिर से मैं समझा देती हूँ कि एक्ट डज नॉट अमाउंट टू गिल्ट, इट मस्ट बी, देयर शुड बी द नेक्सस बिटवीन द टू, दैट देयर शुड बी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गिल्टी माइंड। व्हाट डज इट मीन, देयर शुड बी द इंटेंशन शुड बी देयर। राइट, नाउ नेक्स्ट इज मेंजरिया। मेंजरिया क्या कहता है, मेंजरिया मीन्स गिल्टी माइंड। द अक्यूज्ड इज प्रूव्ड टू हैव नोइंगली कमिटेड द क्राइम, also that he had full knowledge of the actions, he must have malified intention towards the victim. Mensria is also used in some civil suits. Act may be voluntary or involuntary and the guilt is determined by the facts of the case. देखो, मेंजरिया का बेसिक मतलब क्या होता है, गिल्टी माइंड। जब आपकी इंटेंशन, दिमाग, मेंजरिया आपने ऐसे सोचना है, दिमाग आपका जब मोटिव, इंटेंशन ये सब प्रूव हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं कि मेंजरिया इज देयर, हेंस क्राइम हैज बीन कमिटेड। एक्ट कह रहे हैं कि मे आपका वॉलंटरी भी हो सकता है, इनवॉलंटरी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस आपका जो गिल्ट प्रूव हो गया तो आपका जो है ऑफेंस, क्राइम जो है वो प्रूव हो जाता है। राइट, नाउ what does actus reus means? Now actus reus, of course, it is the physical action and it says that the physical aspect of the crime. ठीक है, कहते हैं कि किसी ने कुछ कमिट या ओमिट करा है, without a guilty act also there can be no crime and no suit for damages can arise. It can be applied while considering the fact, time, place, person, possession, consent of the victim, etc. देखो, कहते जितनी देर आपका गिल्टी माइंड ही नहीं प्रूव होगा, वो यही कह रहे हैं, तो गिल्टी माइंड प्रूव हो गया मान लो आपका, बट एक्ट प्रूफ, गिल्टी एक्ट प्रूव नहीं हुआ तो हम उसको क्राइम का नाम नहीं दे पाएंगे, आपका जो सूट फॉर डैमेजेस है वो नहीं अराइज होगा। राइट, इसमें ये बात इन्होंने समझाई हुई है, फिजिकल एक्ट्स दैट मेक्स अप टू द एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, कि देयर शुड बी, ये एलिमेंट देखो हम जरूरी कर रहे हैं। फर्स्ट हमने बोला ह्यूमन बॉडी, पर्सन शुड बी देयर, राइट, देन वी से दैट सेड दैट देयर शुड बी मेंजरिया, एक्टस रिया एंड देन द इंजरी। ये चार चीजें जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी तब जो है आपका वो क्राइम हम मान लेंगे। अगर इनमें से एक भी नहीं होगी तो हम उसको क्राइम का नाम नहीं दे पाएंगे। अब हम इंजरी की बात करते हैं। इंजरी जो है सेक्शन 44 में डिफाइंड है। ये क्या कहती है, एनी हार्म व्हाटसोएवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। क्या क्या है, पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। ठीक है,
रेपुटेशन का आपको पता है, डेफर्मेशन का। देन प्रॉपर्टी के बहुत सारे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ऑफेंसेस रिलेटेड टू ह्यूमन प्रॉपर्टी, ह्यूमन बॉडी। तो ये सारे आपको याद करने हैं कि इंजरी ऐसी हो गई तो क्या वो क्राइम होगा। यस, अगर ये 4 चीजें उसमें कवर हो रही हैं तो यस, क्राइम हुआ है, राइट। Thus we have seen that there are 4 elements which constitute a crime. However, कुछ exceptions हैं इस रूल की। क्या कह रहे हैं कि constitute an offense when act is not accompanied by the guilty mind। देखो, तभी मैं लास्ट स्लाइड में आपको बोल नहीं पाई, बट मैं अभी आपको बताना था। कह रहे हैं ना, एक्ट सीरियस का जो हमने पॉइंट पढ़ा था उसमें कह रहे हैं कि गिल्टी माइंड आपका ना हो, एक्ट हो गया है तो भी उसको क्राइम मानेंगे। वो कौन सा आ जाता है, दैट इज द केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। वो कहते हैं सेलिंग अल्कोहल टू माइनर या फिर ट्रैफिक ऑफेंसेस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली रैनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर का ये जो केस था वो बहुत फेमस था। ये टॉर्ट्स का केस है, उसमें जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आई थी। क्या हुआ था उस केस में कि अनइंटेंशनली इंटेंशनली उसके जो दूसरे बंदे की जो प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान पहुंचा दिया था। माइंस का था, उसने रेजर्वोयर बनाया था वाटर का, और वो कुछ ऐसा, उसने सारी चेकिंग भी कराई थी बट फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिससे फ्लेचर ने जो है उस पर फ्लेचर पे केस डाल दिया था, रैनल्ड्स ने। तो इस चक्कर में उसको बहुत सारी पेनल्टी जो थी देनी पड़ गई थी, चाहे उसका गिल्टी माइंड नहीं था, कोई इंटेंशन भी नहीं थी, बट लॉस एंड डैमेज हुआ है जिसकी वजह से इसको डैमेजेस मिलेंगे। तो जो ऐसे केसेस होते हैं वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस होते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी 2 तरह की होती है। एब्सोल्यूट में आपका जो भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस है वो वाला कवर करा जाता है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो केसेस है जिसमें इसको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम नो फॉल्ट थ्योरी भी बोलते हैं कि फॉल्ट कोई भी नहीं था उसका, ठीक है, बट एक्ट हो गया, गिल्टी माइंड नहीं था बट एक्ट हो गया। तो इस केसेस में भी जो है वो उसको हम क्रिमिनल लाइबिलिटी उस पर लगाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब हम करेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम। देखो, पहले सबसे जरूरी जो स्टेज होती है वो होती है मोटिव, टेंशन, देन प्रेपरेशन, देन अटेम्प्ट, देन कमीशन। ये आपकी जो है ये 4 स्टेजेस हैं, इंटेंशन, प्रेपरेशन, देन अटेम्प्ट एंड देन द फोर्थ इज अकम्प्लिशमेंट, दैट इज कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, राइट। अब हम इनको पढ़ते हैं। इंटेंशन क्या कहता है, देखो इंटेंशन और मोटिव दोनों अलग अलग हैं। मोटिव क्या होता है वो इतना वाइडर नहीं है, इंटेंशन जो है थोड़ी वाइडर है। मोटिव क्या कहता है, इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम, ठीक है। मोटिव फॉर एन एक्ट इज नॉट अ सफिशिएंसी टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स क्रिमिनल कैरेक्टर, ठीक है। ये बेसिकली हमें ये बताता है कि जब किसी बंदे का मोटिव शो हो जाए कि हाँ उसका मोटिव था कुछ, ये बेसिकली बेस्ड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के लिए ये मोटिव बहुत ही ज़रूरी होता है। एविडेंटरी वैल्यू के लिए मोटिव बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ उसका पीछे ये मोटिव था। इंटेंशन से पहले मोटिव आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेंशन आती है कि इंटेंशन क्या थी उसकी। An act is punishable only if it is done with mens rea for achieving a particular purpose. Also, such intention must be visible through some overact. ठीक है। अब मोटिव, पर्पस, अटेंशन, देखो ये भी कह रहे हैं इज नॉट द सेम थिंग। इट इज नॉट एसेंशियल टू प्रूव मोटिव बट इट इज कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। जरूरी नहीं है मोटिव को प्रूव करना, बट जब उसके गिल्ट को प्रूव करना होता है ना तब उस टाइम पे मोटिव प्रूव करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिस करके मोटिव की एविडेंटरी वैल्यू बहुत है, राइट। मेयर अटेंशन टू कमिट क्राइम विदाउट डूइंग एनी एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ सच इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल, ठीक है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, दीज आर वेजिंग वॉर, सेडिशन, ये वाले जो है ना, वेजिंग वार, काउंटरफीट ऑफ कॉइन्स, ये वाले एक्सेप्शंस हैं इसके, ठीक है। वेजिंग वॉर, सेडिशन एंड एक और काउंटरफीट ऑफ कॉइन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है इंटेंशन हो ना हो, बट अगर आपने ये काम करा हुआ है उसमें टेंशन वगैरह कुछ नहीं देखते। अगर ये चीज़ हुई है, वेज आप कंट्री के अगेंस्ट वॉर वेज करने की कोशिश भी कर रहे हो
या नहीं भी सोच, उसमें आपकी इंटेंशन नहीं देखते, उसको क्राइम है, ये ऑफेंस है हमारे आईपीसी में। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है इसकी। अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज प्रेपरेशन। प्रेपरेशन देखो क्या कहता है, प्रेपरेशन is consist in arranging all such means which are necessary for the commission of offense। प्रेपरेशन क्या समझते हो आप इंग्लिश लैंग्वेज का, वो ही इसका मतलब है जब आप किसी ऑफेंस के लिए प्रिपेयर कर देते हो, देखो आपकी इंटेंशन भी प्रूव हो गई और उसके बाद आप प्रेपरेशन कर रहे हो एक, तो उसको हम एक स्टेज कहते हैं क्राइम की। एग्जाम्पल देखो, ए बाइज अ नाइफ फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग बी, बट आफ्टर सम टाइम हिज इंटेंशन टू किल बी हैज बीन चेंज्ड and he used that knife in the kitchen. In the same way, we cannot be held liable for arranging means and measures for murder. So mere preparation is not punishable under IPC. Under Indian law, general preparation to commit crime is not punishable except in the 4 cases। देखो अगेन 4 केसेस आपके जो हैं वो आ गए हैं। वो क्या कह रहे हैं इन 4 केसेस, वो हमने पहले जो डिस्कस करे हैं, कलेक्टिंग आर्म्स, preparation of committing depredation on territories of power at peace with the governance, preparation of making instrument for counterfeiting Indian coin, preparation of committing dacoity। इन केसेस में अगर आपकी प्रेपरेशन जो है वो शो हो गई, प्रूव हो गई, तो आपको मान लिया जाता है कि आपने ऑफेंस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। नो अदरवाइज मेयर प्रेपरेशन डजंट अमाउंट ऑफेंस एक्सेप्ट इन दीज केसेस, राइट। नाउ व्हाट इज एन अटेम्प्ट, देखो हम इसको ना कुछ तो प्रोपोजिशन से समझेंगे कि प्रेपरेशन और अटेम्प्ट में क्या फर्क है। प्रेपरेशन तो वो होती है, देखो हमने लास्ट प्रोपोजिशन में पढ़ा कि ए नाइफ लेके आता है बी को मारने के लिए, बट बाद में उसकी इंटेंशन जो है चेंज हो जाती है, वो उस नाइफ को अपने किचन में यूज कर लेता है। हैंस मेयर प्रेपरेशन उसने करी, बट देखो इंटेंशन उसने बदल ली, जिसकी वजह से उसको हम कोई ऑफेंस नहीं मानेंगे। बट यस, अगर वो वही नाइफ से उसको कोशिश कर देता मारने की, और वो मान लो उसने ऐसे, वो बी खड़ा है पीछे से कोशिश कर रहा है मारने की, बट वो लगता नहीं, वो ऐसे बी निकल जाता है, वो ऐसे निकल जाता है उसका, इसको हम अटेम्प्ट मानेंगे। क्या मानेंगे इसको हम? अटेम्प्ट मानेंगे, बिकॉज उससे कोशिश करी थी, उसका निशाना चूक गया, अगर ना चूकता तो कमीशन हो जानी थी ऑफेंस की, राइट। ये थोड़े छोटे छोटे जो थिन लाइन के डिफरेंसेस है ना, इसके डिस्टिंक्शंस है, आप इनको समझो, क्योंकि जब आपकी प्रोपोजिशन आएगी एग्जाम में, वो आपकी ये चीजों को चेक करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। उस प्रोपोजिशन को समझोगे कैसे? तो समझ रहे हो ना, इंटेंशन, मोटिव, ये थिन लाइन डिफरेंसेस, देन प्रेपरेशन, अटेम्प्ट, एंड देन कमीशन, ये तीनों का थिन लाइन डिफरेंस है, राइट। अभी देखो ये प्रोपोजिशन क्या कह रही है, ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू स्टील सम वैल्यूएबल थिंग बाय ब्रेकिंग अ बॉक्स एंड फाइंड्स आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स दैट देयर इज नथिंग इन इट। इन दिस केस तो हम कहेंगे कि देखो उसने इन्हें कोशिश करी तोड़ने की, जब खोला बॉक्स उस पर कुछ नहीं निकला, तो क्या कहोगे इस बात को? ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ? आप तो कहोगे कि मैम कुछ तो निकला नहीं, कुछ नहीं हुआ। नो, ऑफेंस हुआ है, बिकॉज अटेम्प्ट करा गया है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, स्टिल ऑफेंस हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? नो क्राइम अकर्ड बट इट इज पनिशेबल बिकॉज अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम हैज हैपेंड, राइट। Next is, if A makes an attempt to pick the pocket of Z by inserting his hand into Z's pocket, A fails in the attempt in the reason of Z is having nothing in his pocket, but A is guilty under section 511 because उसने पॉजिटिव स्टेप करा था ऑफेंस को लेके, अब वो उसकी जेब ही खाली निकली और ऑफेंस उसने क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से he will be liable under the offense of attempt under section 511 of IPC. Now, an attempt to commit a crime is a crime under IPC, right? इसकी जो पनिशमेंट होती है ना, अगर मान लो कि कोई भी पनिशमेंट है, उसकी हाफ पनिशमेंट इसमें लगा देते हैं, क्योंकि कहते हैं अटेम्प्ट करा है आपने, ठीक है। बिकॉज क्यों कहते हैं? टू क्रिएट अ थ्रेट इन द माइंड ऑफ पीपल, राइट। तो ये तो बेसिकली हमने इसके पॉइंटर्स डाले हैं कि मॉरल गिल्ट हो जाए उसको, बिकॉज उसने कोशिश तो करी, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो वो कमीशन ऑफ ऑफेंस जो है
हो जानी थी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 511 only half of the punishment is awarded because injury is not as great as if the crime had been committed, but still it is punishable under IPC. Now let us see some differences between preparation and attempt. Both preparation and attempt are physical manifestations of the criminal intention, and attempt goes a lot further than preparation through the actual happening of crime. In preparation there is possibility that the person may abandon his plan, बट जैसे देखो हमने नाइफ वाला करा, उसने अपना प्लान जो था अबेंडन कर दिया था, बट अटेम्प्ट में क्या होता है, वो ऐसा कुछ भी करने लायक छोड़ ही नहीं पाता, देयर इज नो रूम फॉर दैट, अटेम्प्ट हो चुका है, राइट। इन जनरल प्रेपरेशन इन्वॉल्व्स collecting material, resources and planning for committing an act, while attempt signifies a direct movement towards commission after the preparations are made. देखो पहले किसी ने दिमाग में सोचना है, पहले क्या मैं आज ए हूँ, मैं सोच रही हूँ आज मैं बी को तो मारना ही मारना है, ठीक है, मैंने टेंशन बना ली, ठीक है, मोटिव टेंशन मेरा प्रूव हो गया, राइट। उसके बाद मैं कहती हूँ, मैं सोचती हूँ, पहले मेरा मोटिव है कि मैंने उसको मारना है, फिर मैं सोचती हूँ कैसे मारूँ कैसे मारूँ, फिर मैं सोचती हूँ पॉइजन लेके आती हूँ मैं मार्केट से, ठीक है, मैं रैट किलर ले आती हूँ। अब देखो मैं रैट किलर ले आती हूँ तो मैंने क्या करा, मैंने प्रेपरेशन कर ली, ठीक है। घर आके मैं सोचती हूँ पहले कि छोड़ यार मैंने नहीं मारना, फिर मेरी प्रेपरेशन वहीं पे खत्म, मैंने कोई ऑफेंस नहीं करा, ठीक है, वो मैं वही फेंक देती हूँ डस्टबिन में, या फिर मैं उसको बिल्कुल ही खराब ऐसे डोल के कर देती हूँ कि मैंने नहीं इसको किसी को भी करना, मैं उस बॉटल को ही एम्प्टी कर देती हूँ, इसको कह लो आप टॉयलेट में, राइट। दूसरा सिनेरियो, रैट किलर में ले आई, मैंने पानी में डाल दिया, मैंने पानी के ग्लास में डाल दिया उसको, और मैंने ऑफर कर दिया, ये जूस का ग्लास बी को ऑफर कर दिया कि प्लीज तुम ये ले लो, मैं ऑफर कर रही हूँ। अब देखो मैंने वो अटेम्प्ट कर दिया है, बी कह रहा है कि नहीं 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 मैं नहीं अभी पीऊंगा, मुझे तो वो चाय पीने का मन कर रहा है, मेरा वो प्लान फेल हो गया, बी को कुछ भी नहीं हुआ, बट यस मैंने अटेम्प्ट कर दिया, मैंने अटेम्प्ट तो कर दिया ना, उसको ऑफर करा था बट उसने नहीं लिया, तो मैंने अटेम्प्ट जो है कर दिया। अब फिर भी आई विल बी पनिशेबल, आई विल बी कंसिडर लाइबल, बट नाउ सी सिनेरियो देखो, मैंने ऑफर करा जूस बी को, बी ने पी लिया और वो मर गया, तो मैंने हेंस कमीशन ही कर दिया ऑफेंस का। तो समझ रहे हो ना ये 3 लेयर्स क्या है, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। कमीशन जो आप अब समझ चुके हो बहुत अच्छे तरीके से, बट हम फिर भी समझते हैं फोर्थ स्टेज क्या है, ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट को हम कमीशन कहते हैं। एक्चुअल कमीशन ऑफेंस लीड्स टू क्रिमिनल लायबिलिटी। इफ ए शूट्स बी बाय पिस्टल टू किल हिम, बी डाइज, देन ए इज लायबल फॉर मर्डर। बी को इंजरी हुई है सिर्फ और वो उसका निशाना चूक गया, देन इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, राइट। ये आप समझिए कमीशन। अब हम करते हैं व्हाट आर द स्टेजेस। बेसिकली स्टेजेस जो है कि वो ही अटेम्प्ट से रिलेटेड है। हम कुछ केस लॉस पढ़ेंगे जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे कोर्ट्स ने दिए हैं। अमन कुमार का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें क्या बताया था, अटेम्प्ट कंसिस्ट्स in it the intent to commit the crime. If a person fail to achieve that, then at that intention, तो ये बेसिकली अटेम्प्ट की दो बातें बताई गई थी कि अटेम्प्ट क्या होता है कि जब वो कोई इंटेंशन के साथ कोई क्राइम कमिट करना चाहता है, अगर वो मान लो फेल हो जाए तो ये कह देते हैं कि वो अपनी इंटेंशन को अचीव करने में फेल हो गया, क्योंकि इंटेंशन उसमें थी अटेम्प्ट में। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो अटेम्प्ट में इंटेंशन हमेशा हमेशा रहती है, इंटेंशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर, राइट, क्योंकि तभी कोई कर रहा है कोई क्राइम, इंटेंशन है दिमाग में। जैसे मैंने आपको अपने केस वाला सिनेरियो जो बताया था, बी सिनेरियो, मैं उसको लेके गई हूँ जूस ऑफर करने के लिए, तो मेरी इंटेंशन थी वो मर जाए, बट उसने खुद मना कर दिया, वो बच गया, मैंने तो अटेम्प्ट कर दिया, अटेम्प्ट में मेरी इंटेंशन थी कि मैं उसको मारना चाहती हूँ, राइट।
अब नेक्स्ट केस अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? इसे बोला था एक्यूज्ड हैज एन इंटेंशन और मेंस रिया टू कमिट द इंटेंडेड ऑफेंस। इसमें भी अटेम्प्ट के ही एलिमेंट्स बताए थे इन्होंने। ही हैज टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड, राइट, मतलब एक देखो अटेम्प्ट क्या होता है, एक स्टेप फॉरवर्ड होता है प्रेपरेशन के बाद। प्रेपरेशन मेरी कहाँ तक थी? जब तक मैं मार्केट से रैट किलर लेके आई थी, जब तक उसको मैंने पानी में नहीं घोला। मान लो मैंने पानी में भी घोल दिया था, मैं फिर सोचने लग गई नहीं 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 मैं नहीं दूंगी इसको, जूस में घोल लिया वट, नहीं 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 मैं नहीं दूंगी, वहां तक भी मेरी वो प्रेपरेशन ही थी। जब मैंने उसको लाके ऐसे ऑफर कर दिया, वो मेरा अटेम्प्ट बन गया, राइट। तो उन्होंने क्या बोला? इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड टू इट, एंड इफ ही फेल टू कमिट दैट इंटेंट ऑफेंस, कोई रीजन की वजह से, मान लो मैं उसको लेके जा रही थी, मेरी पूरी इंटेंशन थी, कोई बेल रिंग हो जाती है मैं वहां रख जाती हूँ ग्लास, इंटेंशन मेरी थी, प्रेपरेशन भी थी, ऑफर नहीं बस कर पाई, राइट। अटेम्प्ट मतलब तब भी मेरा प्रेपरेशन में ही गिना जाएगा। लेके जा रही थी, अटेम्प्ट था, बट उसने किसी वजह से पिया नहीं, तब अटेम्प्ट गिना जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट, When does preparation end and attempt begin? See, ये अमन कुमार वाले केस में ही बताया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि attempt is to be used in its ordinary meaning. There is the difference between intention to commit offense and preparation. Attempt begins and preparation ends. ये बात आपको याद रखनी है. It means when any step is taken towards committing that offense is considered as end of preparation and begins of attempt. ठीक है, ये बेसिकली आपको केस तो याद रखना है क्योंकि इसमें ये जो है डिफरेंसेस बताए हुए थे, अमन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अभयानंद वाला, राइट। अब टू कंक्लूड, अब देखो टू कंक्लूड तो बहुत सारी बातें हैं इसमें जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट अगर आप समझो तो क्या समझोगे? आप यही समझोगे कि इनिशियल स्टेज इज टू प्रिपेयर प्रॉपर माइंडसेट, सेकंड इज स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कमीशन, लास्ट इट इज कमीशन हो रही है कि नहीं हो रही है ऑफ द अटेंडेड ऑफेंस, राइट। इंटेंशन टू किल समवन बाय एन एम्प्टी गन इज नॉट अ क्राइम, but it is satisfying all the essentials of attempt of crime, so this is punishable under section 511. There are some principles for determining whether an act amounts to a mere preparation or attempt. देखो बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी हैं इसके हमारे लॉ में दिए, बट वो आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रॉक्सिमिटी लॉ लगाते हैं या और भी लॉ उसमें रूल्स दिए गए हैं टू चेक कि अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। बट आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जब प्रेपरेशन एंड होती है, आपका जो अटेम्प्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। जब अटेम्प्ट आपका सक्सेसफुल हो गया तो आपकी कमीशन हो गई। अगर आपका अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो उससे क्या होता है, आपका अटेम्प्ट ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट लग जाता है, ठीक है। कमीशन नहीं हुई है, इंजरी कोई नहीं हुई है, बट यस अटेम्प्ट हुआ है। तो आज के लेक्चर में आई होप आपको कुछ बातें बहुत इजीली क्लियर हो गई होंगी कि हमने क्या क्या डिस्कस करा है। देखो जो सेक्शन 2 है वो इंट्रा टेरिटोरियल और सेक्शन 3 एंड 4 है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये आप एज अ बेसिक नॉलेज अपनी याद रख लो। कोई भी इंडियन या एनी इंडियन एट द फॉरेन कंट्री दैट अगर वो वहाँ पे या यहाँ पे कोई क्राइम करता है तो आईपीसी लगती है। एक्स्ट्रा में आपके शिप क्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स वो सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आपके जो है वो पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई ऑफेंस होता है तो हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में भी हुआ है, दैट विल बी ट्राइड इन इंडिया ओनली, ठीक है। तो ये आपके ये वाले सेक्शंस आ गए। सेक्शन 1 क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, आईपीसी अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। नाउ सेक्शन 2 सेज इंट्रा टेरिटोरियल, सेक्शन 3 and 4 talks about एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, योर एंड योर सेक्शन 5 इज द सेविंग क्लॉज, राइट। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन सेक्शन 6 जो है वो आपका हम अभी नेक्स्ट में ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज जो आपका सेक्शन 6 है वो ऐसी कुछ पॉइंट्स पे बात करता है जो हमारी एक्सेप्शंस हैं आईपीसी में, उनको वो कवर करता है, ठीक है। जो हमारे जो कुछ डिफेंसेस कह लो आप, जैसे प्राइवेट डिफेंसेस या कुछ और डिफेंसेस हैं जो
आपके आईपीसी में 96 सेक्शन से लेके 105 तक वो कवर होते हैं। तो उन डिफेंसेस की सेक्शन 6 जो बात करता है। और बोनस पॉइंट, जो सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी है वो हमेशा रीड करा जाता है 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इसको हम याद पता कैसे करते हैं? 6 1 + 0 + 5 क्या होता है? 6। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज टू रिमेंबर इट। क्यों? बिकॉज ये डिफेंसेस हैं आपके, वो कैसे प्रूव होंगे? अंडर इस बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इसके अंडर प्रूव होगा एविडेंस वैल्यूज की, जो हमारे सेक्शन 6 के जो हमारा वो कहता है ऑफेंसेस की बात करते, सॉरी डिफेंसेस की वो बात करता है। जो इसकी एक्सेप्शंस हैं ना वो 105 प्रूव करता है, बिकॉज बर्डन ऑफ प्रूफ, ओनर्स ऑफ प्रूफ उस पे है 105 जो एविडेंस एक्ट का है ना। तो ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, हम डिफेंसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज की जो आपकी लेक्चर था आपको समझ लग गया कि क्या क्या हमने आज पढ़ा है। हमने सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ी है, फिर हमने देखा है व्हाट इज क्राइम। ठीक है, उसके बाद हमने उसके एलिमेंट्स देखे हैं। एक्टस रियस मेंस रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टस रिया क्या कहता है? एक्शन, फिजिकल एक्शन। एक्टस मेंस रिया, मेंस माइंड का बात कर रहा है, गिल्टी माइंड की बात कर रहा है। उसके बाद हमने स्टेजेस करी हैं। ठीक है, दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।